जुलाई 2024 जियो अपने प्लान्स के एक्सपेंस को 12 से 25 गुना तक बढ़ा देता है। अब क्योंकि ये टेलीकॉम के फील्ड का सबसे बड़ा प्लेयर था, इसीलिए इसके पीछे पीछे एयरटेल ने भी अपने प्लान्स को 11 से 21 गुना तक बढ़ा दिया और साथ ही वीआई ने भी अपने न्यू रिचार्ज प्लान्स को लॉन्च कर दिया। और सिर्फ इसी एक डिसीजन की वजह से इन तीनों कंपनीज ने मिलकर 50,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसी मनमानी को देखते हुए एक बार फिर से आई सपोर्ट बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल जैसे हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। लाखों लोगों ने बीएसएनएल के सिम में पोर्ट करवाया और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने नए बीएसएनएल के सिम्स खरीदे। इसीलिए एक सवाल उठता है कि क्या फिर से बीएसएनएल इस टेलीकॉम के मार्केट में बाउंस बैक कर पाएगा या फिर नहीं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, एक टाइम पर बीएसएनएल के पास 70% का मार्केट शेयर हुआ करता था, लेकिन आज एक टाइम ऐसा है कि बीएसएनएल के ऊपर 22,289 करोड़ रुपए का तो सिर्फ कर्ज है। लेकिन आखिर कैसे, आइए इसको शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका एक सिंपल सा मोटिव था कि भारत के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को पहुंचाना है ताकि बहुत से आम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर पाएं। अब ऐसा नहीं था कि बीएसएनएल उस टाइम पर अपनी इस फील्ड में अकेली थी, बल्कि इनसे भी कम्पीट कर रही थी बहुत सी प्राइवेट कंपनी जैसे एयरसेल, डोकोमो और आइडिया। लेकिन बीएसएनएल ने इन सभी प्राइवेट कंपनीज की तरह सिर्फ शहरों को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि बीएसएनएल गांवों में गए, पहाड़ों में गए, रिमोट एरियाज को टारगेट किया ताकि वहां के लोगों के पास भी बीएसएनएल का एक ऑप्शन आ सके। अब क्योंकि बीएसएनएल ने पहले से ही अपने मार्केट को बड़े लेवल पर स्टेबलाइज किया था, इसीलिए अपने प्लान्स को सस्ता रखते हुए इन्होंने सिर्फ 8 सालों में 46,800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। और अपने पीक टाइम में यानी 2004 से 2005 के बीच इन्होंने सिर्फ एक साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। और इसके बाद साल 2006 से साल 2007 के बीच में इस कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। इसके बाद जल्द ही बीएसएनएल ने 2G के बाद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सर्विस को भी इंट्रोड्यूस करा दिया। अपनी हाई क्वालिटी सर्विसेज और चीप प्राइस की वजह से देखते ही देखते बीएसएनएल टेलीकॉम फील्ड का राजा बन गया। लेकिन फिर इस कंपनी में 2 ऐसे घोटाले हुए कि बीएसएनएल हजारों करोड़ के प्रॉफिट से सीधा माइनस में आ गया। पहला घोटाला जो 2004 से ही इस कंपनी में चल रहा था, जिसके पीछे के मास्टरमाइंड से यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दयानिधि मारन। इस स्कैम को हम आज की डेट में टेलीफोन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। इस स्कैम का बीएसएनएल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। एक्चुअली दयानिधि मारन ने अपने घर और ऑफिसेस में 300 से भी ज्यादा टेलीफोन एक्सचेंज लगवाए थे। इसमें हाई कैपेसिटी ISDN लाइंस लगाई गई थी। ये जनरली कमर्शियल यूज के लिए होते हैं, लेकिन दयानिधि मारन अपने फैमिली बिजनेस सन टीवी नेटवर्क के लिए इनका यूज करते थे। इस वजह से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इस घाटे को बीएसएनएल ने रिकवर किया ही था कि साल 2008 में एक और घोटाला हो जाता है, जिसका नाम था 2G स्कैम, जो कि भारत के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल्स में से एक था। इस घोटाले के अंदर स्पेक्ट्रम लाइसेंस को मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ही कम प्राइस में एलोकेट किया गया था। इस घोटाले से इंडियन गवर्नमेंट को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो बीएसएनएल के बहुत से टेंडर्स में भी जांच होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स स्लो पड़ गए। इसीलिए बीएसएनएल को साल 2010 से 2011 के बीच में 6,300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और साल 2011 से 2012 के बीच में 8,500 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। पर इसी बीच टेलीकॉम इंडस्ट्री तेजी से बूम कर रही थी। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज लॉन्च हो रही थी और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर बहुत से कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही थी। लेकिन बीएसएनएल का सिस्टम अब तक इतना ज्यादा करप्ट हो चुका था कि बीएसएनएल ने मार्केट में वापस आने के लिए भी कोई कोशिशें अब तक नहीं की थी। लेकिन अभी तक बीएसएनएल के लिए तो हालात तब भी सही थे, पर जैसे ही 5 सितंबर 2016 में मुकेश अंबानी ने अपने जियो सिम्स को लॉन्च किया, 3,05,800 करोड़ रुपए लगाकर उसने तुरंत ही अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को किल कर दिया। और बीएसएनएल की मार्केट वैल्यू तो वैसे भी कम होती जा रही थी, इसीलिए जियो के आने के बाद बीएसएनएल एकदम से ठप पड़ गया। अब इसके पीछे 2 रीजंस थे। सबसे पहला, जैसे कि बीएसएनएल के साथ साथ दूसरी भी सभी प्राइवेट कंपनीज ने न्यूली 3G को लॉन्च किया था, वहीं अपने मोटा भाई सीधे 4G लॉन्च करते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इसीलिए अब इंडिया के सभी लोग और भी ज्यादा हाई स्पीड नेटवर्क को टोटली फ्री यूज कर रहे थे।
और इन्हीं बिजनेस स्ट्रेटजीज की मदद से जियो ने सारे यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फट से नंबर 1 बन गया। और आज एक ऐसा टाइम है जब टेलीकॉम का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। जहां एक टाइम पर बीएसएनएल के पास 70% शेयर हुआ करते थे, वहीं अब जियो के पास 40% है, एयरटेल के पास 33% है और वीआई के पास 15%। यानी देखा जाए तो सिर्फ इन्हीं 3 कंपनीज ने टेलीकॉम के 90% मार्केट को कैप्चर कर रखा है और बचे 10% में से मुश्किल से 7% बीएसएनएल के पास है। इसीलिए जब इन 3 कंपनीज को लगा कि टेलीकॉम मार्केट को जब हमने पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है, तब हम अपने प्लान्स को चाहे जितना एक्सपेंसिव कर देंगे, यूजर्स हमारे ही प्लान्स को मजबूरन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि बीएसएनएल अभी भी रेस में कछुए की चाल चल रहा था। सरकार ने बीएसएनएल को 40,000 करोड़ रुपए दिए ताकि वो एक बार फिर से मार्केट में वापसी कर सकें, लेकिन इतने पैसे बीएसएनएल के लिए काफी नहीं थे। इसीलिए साल 2022 में सरकार ने 1,64,000 करोड़ रुपए दिए हैं बीएसएनएल को। अब ये पैसे ऑब्वियसली बीएसएनएल को कम बैक कराने में और अपने 22,289 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने में भी मदद करेंगे। लेकिन बीएसएनएल का मार्केट में कम बैक करने के पीछे सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड परमानेंट यूजर्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही आपको बताया था कि कैसे बीएसएनएल ने रिमोट एरिया के लोगों को टारगेट किया था ताकि वो देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी को पहुंचा सकें। लेकिन आज इतने लंबे टाइम के बाद भी जहां जहां बीएसएनएल के टावर्स लगे हुए हैं, वहां आज भी जियो नहीं पहुंच पाया है। इसी वजह से वहां के लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बीएसएनएल। इसीलिए वहां पर तो ये सिम कभी बंद नहीं होगा। इसके अलावा बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, इसीलिए इन्हें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। केवल सरकार इन्हें जिंदा रखने के लिए फंड्स ही रिलीज नहीं कर रही है, बल्कि इनके 1,20,000 एम्प्लॉयज को सैलरी भी दे रही है, इनके टावर्स के खर्चे को भी दे रही है और इनके सारे उधार को भी चुका रही है। यानी बीएसएनएल के पास सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है, मार्केट को कैप्चर करना। क्योंकि बीएसएनएल को पैसे की कोई चिंता नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में केवल बीएसएनएल को जिंदा रखने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के फंड्स दिए हैं। रीजन नंबर 2, एंट्री ऑफ टाटा। दोस्तों, अगर बीएसएनएल ये बात कहती कि जहां पर जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज 5G को लॉन्च कर चुकी हैं, वहीं अभी हम इस साल 4G की तैयारी में हैं और 2025 में 5G को भी लॉन्च कर देंगे, तो शायद कोई भरोसा न करता। लेकिन जब इसी चीज का जिम्मा टाटा को दे दिया गया है, तो सबको भरोसा है कि टाटा की टीसीएस कंपनी ये कर लेगी। टाटा की टीसीएस का ये दावा है कि 15,000 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। इसके बाद देश के कोने कोने तक बीएसएनएल 4G को पहुंचाएगी और इसके बाद हार्डवेयर में थोड़े से चेंजेस करने के बाद ही सीधा उस 4G को वो 5G में कन्वर्ट कर देंगे। अब दोस्तों, इसमें केवल बीएसएनएल और सरकार का ही फायदा नहीं है, बल्कि टाटा का भी फायदा है, क्योंकि ऐसा कर कर वो अपने कॉम्पिटिटर को एक स्टेप पीछे जरूर कर देंगे। अब भले ही आपको टाटा और अंबानी ऊपर से देखकर कॉम्पिटिटर्स ना लगे, अब जैसे टाटा स्टील, टीसीएस और टाटा मोटर, इधर आपको रिलायंस की कोई कंपनी नहीं दिखेगी। वैसे ही टाटा वाले ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस में कभी एंटर नहीं करते। लेकिन जब आप नजर डालोगे रिटेल बिजनेसेस पर, तो ये दोनों ही कंपनीज आपस में बहुत तेजी से कम्पीट कर रही हैं। टाटा क्लिक के कंपटीशन में रिलायंस ने आजियो खरीद लिया। टाटा क्रोमा के लिए रिलायंस के पास रिलायंस डिजिटल है। टाटा वेबसाइट्स के लिए रिलायंस के पास रिलायंस ट्रेंड्स है। टाटा के बिग बास्केट के लिए रिलायंस के पास जियो मार्ट है। टाटा तनिष्क के लिए रिलायंस ज्वेल्स है। टाटा ने जैसे ही स्टारबक्स को अपने साथ लिया, वैसे ही रिलायंस वाले ब्रिटिश कॉफी चेन पेटम मैंगर के साथ जुड़ गए। टाटा ने फार्मेसी के लिए 1mg को एक्वायर किया, तो रिलायंस वाले नेटमैक्स के साथ आ गए। और ये सिर्फ कुछ ही नाम है, ये लड़ाई और भी लंबी चलती जा रही है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट बीएसएनएल वर्सेस जियो का ही नहीं, बल्कि टाटा वर्सेस जियो का भी है। रीजन नंबर 3, चीप प्लान्स ऑफ बीएसएनएल। मान लीजिए आपके पास बीएसएनएल का एक सिम है, तो कंपनी आपको 107 रुपए का एक रिचार्ज प्लान देती है। इस प्लान के अंदर आपको 35 दिन के लिए 3 GB डेटा और 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है। इसके अलावा जो कंपनी के रेगुलर यूजर्स हैं, उनके लिए 298 रुपए में 1 GB डेटा डेली और 100 SMS की सुविधा मिलती है।
और अगर हम इसके ईयरली सब्सक्रिप्शन पर भी जाएं तो कंपनी सिर्फ 1570 रुपए के अंदर पूरे साल के लिए 2 GB डेटा डेली देती है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल देती है और 100 SMS डेली। अब इस हिसाब से देखा जाए तो BSNL के सारे रिचार्ज प्लान्स दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब दोस्तों, क्योंकि भले ही BSNL के पास जियो, VI और एयरटेल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है और ना ही उतनी हाई स्पीड नेटवर्क है, लेकिन फिर भी हमारे देश में चीप प्राइस के लिए लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहीं अगर आप दूसरी टेलीकॉम कंपनीज जो कि आज की डेट में डोमिनेट कर रही हैं, उनके सब्सक्रिप्शंस को देखोगे तो आप एक बार के लिए हैरान हो जाओगे कि क्या सच में BSNL और अदर कंपनीज के बीच में इतना डिफरेंस है। इसके अलावा अगर बात करें चौथे रीजन की, तो चौथा रीजन है आपका सपोर्ट। दोस्तों, 3 जुलाई से सभी टेलीकॉम कंपनीज की स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि जब से इन्होंने अपने रिचार्ज प्लान्स को और ज्यादा एक्सपेंसिव बनाया है, सारी पब्लिक इनसे गुस्सा है। जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे। कि अंबानी के परिवार में यहाँ शादी है, अंबानी के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है। सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं। इसीलिए आज के टाइम पर देखा जाए तो पब्लिक सपोर्ट की वजह से BSNL हर जगह ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। बड़ी मात्रा में लोग BSNL में सिम को पोर्ट करा रहे हैं और बहुत से न्यू यूजर्स भी BSNL की लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। तो ये थी BSNL की पूरी कहानी, जिसमें हमने जाना कि कैसे BSNL की शुरुआत हुई थी, कैसे BSNL ने पूरी टेलीकॉम मार्केट को डोमिनेट किया था और उसके बाद वो 0 पर पहुंच गया था, कैसे इतनी बुरी स्थिति होते हुए भी BSNL आज तक मार्केट में बना रहा और कैसे वो अब कम बैक भी करने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।